नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने पूछा था सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन है। ऑप्शन ए रूमा पाल, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी कुसुमा सिंह अथवा ऑप्शन डी विमला शर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फातिमा बीबी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी का निधन 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की उम्र में हो गया। आपको बता दें फातिमा बीबी के बारे में कि उनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को और पूरा नाम था उनका मीरा साहिबा फातिमा बीबी। इसके अलावा तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं फातिमा बीबी और सुप्रीम कोर्ट की पहली जज और अप्रैल 2092 में रिटायर हो गई थी। उनके कैरियर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फातिमा बीबी 1950 में सभी विषयों में पूर्ण अंकों के साथ कानून की डिग्री पूरी करने वाली पहली छात्रा थी। वहीं कुछ साल बाद वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर रही थी। वह देश की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य के तौर पर भी नियुक्त की गई थी। इसके अलावा 1983 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायपालिका में प्रवेश करने वाली पहली मुस्लिम महिला के तौर पर देखी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 अक्टूबर 1989 यानी 1989 में वह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। यह था दोस्तों आज का वह प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था और यह एक अभ्यास प्रश्न था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से संबंधित नए प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है DRDO के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों सही उत्तर है इसका समीर V कामत, जो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब वे 31 मई 2025 तक अध्यक्ष रहेंगे DRDO के। आपको बता दें कि डॉक्टर समीर V कामत DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसका फुल फॉर्म की बात करें DRDO का तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के साथ साथ वह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के तौर पर भी कार्यरत है। वहीं डॉक्टर कामत को अगस्त 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत के कार्यकाल को तो बढ़ाया ही गया है। इसके एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 30 जून 2024 तक यानी 1 महीने का सेवा विस्तार दिया था। दोस्तों अब आपको DRDO के बारे में बता दें कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली DRDO भवन में है। वहीं भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में DRDO की बड़ी भूमिका रही है और भारत अपने उपयोग में किए जाने वाला 45 से 50% रक्षा उत्पादों का उत्पादन घर पे ही करता है, यानी घरेलू उत्पादन ही करता है DRDO के माध्यम से और बाकी आयात किया जाता है दूसरे देशों से। इसके अलावा इसकी मिशन यानी DRDO के मिशन की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उसके इक्विपमेंट और सेंसर्स का विकास करना और साथ ही उत्पादन करना इसका मुख्य मिशन है।
और इस संगठन ने अब तक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल जैसे पृथ्वी और अग्नि, LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, रडार सहित बहुत सारे ऐसे हथियार और सिस्टम विकसित कर चुकी है। और DRDO का काम मुख्य तौर पर भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है और उससे संबंधित ही DRDO रिसर्च करती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था? इसका उत्तर है दोस्तों मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल के प्रमुख जो है वे तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के दौरान भारत में उपस्थित थे। यानी कुल 7 देशों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण 9 जून 2024 को हुआ था और इस शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देशों के लीडर्स को आमंत्रित किया गया था और 7 देशों के लीडर्स इसमें शामिल भी हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अगर लीडर्स की बात करें तो दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री PK जगन्नाथ, इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, बांग्लादेश की PM शेख हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ इस अवसर पर भारत में उपस्थित थे। दोस्तों नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? आपको बता दें कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का मूल हिस्सा है और इसका खाका 2008 में तैयार किया गया था भारत विदेश नीति के तहत। आपको बता दें कि इसका मकसद भारत के पड़ोसी देशों के साथ फिजिकल, डिजिटल, ट्रेड रिलेशंस और लोगों के जुड़ाव को मजबूत करना और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का उद्देश्य या कह सकते हैं कि मकसद रहा है। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो चीन का दबदबा है उसके प्रभाव को कम करना और उससे मुकाबला करने के मकसद से भी इस पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों इसका उत्तर है फिलेमोन यांग जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस इस पद पर थे, यानी 78वें अध्यक्ष के तौर पर वे कार्यरत थे और उनके स्थान पर ही फिलेमोन यांग को 79वें अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर 2024 को आयोजित होगा और इस निकाय यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय आम बहस 24 सितंबर 2024 से प्रारंभ होगी। वहीं इस सत्र की विषय की बात करें यानी 79वें सत्र की, तो विविधता में एकता, शांति, सतत विकास और हर जगह सभी के लिए मानव सम्मान की उन्नति इस सत्र का मुख्य विषय होगा। वहीं कैमरून की बात करें तो दोस्तों कैमरून मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देश में स्थित अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी याओंडे है और राष्ट्रपति है कैमरून के पाल बिया। वहीं मुद्रा की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक मुद्रा है कैमरून की और फ्रेंच और अंग्रेजी आमतौर पर बोली जाती है कैमरून में और जनसंख्या 27.9 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि UN के 6 प्रमुख अंग हैं। उनमें से जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट है। इन्हीं में एक है UNGA। आपको बता दें कि UN के अन्य जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं वे हैं WHO, IMF, यूनेस्को, ILO आदि। और UNGA UN का मुख्य नीति निर्माण करने वाला अंग है। UNGA UN के सभी सदस्य देशों से बना है, यानी कुल 193 देशों से बना है UNGA जो UN के मेंबर्स हैं और महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक वोट होता है।
यूएनजीए प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर तक अपनी नियमित सत्रों का बैठक करता है और सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को बहुमत के अनुरोध पर महासचिव द्वारा विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा यूएनजीए यूएन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है, जैसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करने का कार्य भी यूएनजीए का है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी करता है यूएनजीए, और संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी भी यूएनजीए में ही दिया जाता है। वहीं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं? उत्तर है दोस्तों टी.आर. बालू। आपको बता दें कि टी.आर. बालू की वर्तमान में उम्र 82 वर्ष है और तमिलनाडु से पेरम्बदूर लोकसभा सीट से वे चुनाव जीते हैं और 7वीं बार लोकसभा सांसद वे चुने गए हैं 18वीं लोकसभा में। वर्ष 2086 में वह राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी संसद के सदस्य रहे हैं। डीएमके यानी तृणमूल कड़गम से जुड़े हैं और उनका पूरा नाम थली कोट्टई राजू थेवर बालू है। वहीं इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में यूपी के मुरादाबाद से शफीकुर रहमान बर्ग ने सबसे अधिक उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया था, जो अब टूट गया है। आपको बता दें कि 89 वर्ष की उम्र में 9वीं बार सांसद बने थे मुरादाबाद के शफीकुर रहमान बर्ग, और फरवरी 2024 में उनका निधन भी हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जो फिल्म फेस्टिवल से संबंधित है, और यह प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल में 2024 में पहली बार किस भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? और यह अवार्ड अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर है अनसुया सेनगुप्ता, और इन्हें ही कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यानी कांस फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण का आयोजन किया गया था 14 मई से लेकर 25 मई 2024 के दौरान फ्रांस के कांस शहर में। और जिस फिल्म के लिए अनसुया सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है वह फिल्म का नाम है द शेमलेस। यह हिंदी फिल्म है जिसमें एक्टिंग के लिए अनसुया सेनगुप्ता को पुरस्कृत किया गया है। और कैटेगरी की बात करें तो अनसर्टेन रिकॉर्ड कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है अनसुया सेनगुप्ता को, और अनसुया इस कैटेगरी का टॉप अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार भी बन गई हैं, और फिल्म में अनसुया सेनगुप्ता लीड रोल में भी थी। वहीं फिल्म में अगर अनसुया सेनगुप्ता की भूमिका की बात करें तो द शेमलेस में वे एक सेक्स वर्कर की भूमिका निभा रही हैं, और इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं कॉन्स्टेंटिन बोंजानो, जो कि एक बल्गेरियाई डायरेक्टर है। इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को, और प्रश्न नंबर 6 है कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर 8 विकेट से आईपीएल 2024 ट्रॉफी जीत ली है? इसका उत्तर है सनराइजर्स हैदराबाद यानी SHR। आपको बता दें कि टीम के विनर और रनर अप क्रमशः रहे हैं KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और SHR यानी सनराइजर्स हैदराबाद, और दोनों के जो कैप्टन हैं क्रमशः श्रेयस अय्यर और पैट कमिंस। वहीं फाइनल मैच के वेन्यू की बात करें तो फाइनल मैच 26 मई 2024 को चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था, जो कि चेन्नई में स्थित है, और इसे MA चिदम्बरम स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और KKR तीसरी बार IPL खिताब जीतने में सफल रहा है। आपको बता दें कि KKR टीम अब तक 4 बार फाइनल मैच खेल चुकी है, और 3 बार 2012, 2014 और 2024 में जीत चुकी है IPL ट्रॉफी, जबकि 2021 में वह हार गई थी फाइनल में। इसके अलावा इस संबंध में दोस्तों बता दें कि विनर्स के तौर पर जो KKR टीम थी उसे 20 करोड़ रुपए राशि दी गई, और जबकि सनराइजर्स हैदराबाद जो रनरअप रही उसे 12.5 करोड़ रुपए दी गई। वहीं IPL के विनर्स की अब तक की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों 5-5 बार विनर्स रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार IPL का विजेता रहा है 2012, 2014 और 2024 में। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार 2016 में,
राजस्थान रॉयल्स एक बार 2008 में, डेक्कन का चार्जर्स एक बार 2009 में और गुजरात टाइटंस भी एक बार आईपीएल का विजेता रहा है 2022 में। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के नए 5 गैर अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर, 5 गैर अस्थायी सदस्य देश जून 2024 में चुने गए हैं। ये देश कौन कौन से हैं? आपको बता दें कि पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, ये 5 गैर अस्थायी सदस्य देश के रूप में चुने गए हैं यूएनएससी में। आपको बता दें कि यूएन के 193 सदस्य हैं और 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5 देशों को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक यानी 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ के रूप में चुना गया है। और ये कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। और ये चुने गए हैं जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड के स्थान पर, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। पाकिस्तान को 8वीं बार यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य के रूप में इस बार चुना गया है 2 वर्षों के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, किस देश में मई 2024 में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड में 2000 लोग दब गए, जिनकी जानकारी उसने खुद यूएन को दी है? यह देश है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड की घटना हुई है और पापुआ न्यू गिनी के काऊ कलाम गांव में 24 मई 2024 को यह घटना घटी है और यह लैंडस्लाइड लगातार 4 दिनों तक चलता रहा, जिसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। आपको बता दें कि रात के वक्त माउंट मुंगालो पहाड़ का एक हिस्सा ढहने की घटना घटी और चूंकि यह घटना रात को हुई इसलिए मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो दोस्तों इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थित है और यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रों में द्वीपों का एक समूह है और इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है और प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में जेम्स मारेप। वहीं यहाँ भाषा बोली जाती है अंग्रेजी, हिरिमोटू और टोक पिसिन, जबकि यहाँ की मुद्रा कीना है। 60 लाख यहाँ जनसंख्या है और पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? इसका उत्तर है दीपा कर्माकर। आपको बता दें कि एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया था और दीपा कर्माकर ने 27 मई 2024 को एशियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल कर चुकी हैं। वह इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट भी बन गई है और यह दीपा का चैंपियनशिप में दूसरा पदक था। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने 2015 में हिरोशिमा में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। प्रश्न नंबर 10 है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? दोस्तों हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं गीतानास नौसेदा। आपको बता दें कि 26 मई 2024 को हुए चुनाव में लिथुआनिया के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं और यह दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। वहीं लिथुआनिया की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी विनियस है। राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसेदा जो कि दूसरी बार हाल ही में चुने गए हैं। प्रधानमंत्री है इंग्रिडा, जबकि जनसंख्या यहाँ 28.3 लाख है। मुद्रा है लिथुनियाई लितास और भाषा यहाँ बोली जाती है लिथुआनियाई भाषा। जबकि आपको इस देश के बारे में बता दें कि यह पहले 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और सोवियत संघ के विखंडन के बाद लिथुआनिया एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, किस देश में आयोजित रिमपैक 2024 नौसैनिक अभ्यास में भारत की नौसेना हिस्सा ले रही है? दोस्तों यह रिमपैक 2024 जो कि नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। आपको बता दें रिमपैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 का आयोजन 26 जून से 2 अगस्त 2024 के
बीच अमेरिका के हवाई द्वीप में किया जा रहा है और यह इस रिम्पैक्ट 2024 नौसैनिक अभियान का 29वां संस्करण है और यह प्रति 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, यानी द्विवार्षिक अभ्यास है। इंडियन नेवी इस अभ्यास के लिए स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक को तैनात कर रही है इस नौसैनिक अभ्यास में। और रिम्पैक्ट 2024 के उद्देश्य की बात करें तो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच विश्वास का निर्माण करना ही रिम्पैक्ट 2024 का उद्देश्य है और यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौसेना अभ्यास भी है। प्रश्न नंबर 12 है, रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव को कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रहे रामोजी राव को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। आपको बता दें कि रामोजी राव का हाल ही में निधन हो गया हैदराबाद में और उनका निधन 8 जून 2024 को हो गया है और मीडिया जगत में एक बड़ी हस्ती माने जाते थे। रामोजी फिल्म सिटी और ETV नेटवर्क के वे मालिक थे और पद्म विभूषण से भारत सरकार ने उन्हें 2016 में सम्मानित किया गया था। वह एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कंपनीज और उषा किरण मूवीज़ के हेड थे। उनको वेरुकुरी रामोजी राव के नाम से भी जाना जाता था और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी रामोजी फिल्म सिटी के वे मालिक थे और सिनेमा जगत में अहम योगदान के लिए उनको नेशनल अवार्ड तो मिला ही था, साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड और साथ ही अन्य कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और फिल्म से संबंधित ऑलमोस्ट सभी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है भारत में भी। दोस्तों, आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है, एलोरा कप 2024 में भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है। इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन A गोल्ड मेडल, ऑप्शन B सिल्वर मेडल, ऑप्शन C ब्रॉन्ज मेडल अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह प्रश्न है आपके लिए, आज का यह अभ्यास प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप इसका कमेंट करके जवाब अवश्य देंगे और इसे हम लोग और डिटेल में जान लेंगे नेक्स्ट सेशन के शुरुआत में। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जो काफ़ी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो ये था सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ और झारखंड करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद।